नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आपका स्वागत है। आज किन्हीं कारणों से हम थोड़ा लेट हो गए, रात 8 बजे आते हैं, वैसे आज थोड़ा लेट हो गया, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, इस वजह से हम आज लेट हो गए हैं। खैर, मुद्दा आज का खबर जो है वो बहुत चौंकाने वाला है। आप यकीन कीजिए कि मैं आपसे सुशांत सिंह राजपूत मामले पे बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपसे बात करूंगा जिस मुद्दे पे, वो मुद्दा बेहद ही अलग है, बेहद ही चौंकाने वाला है। आपको हमारा हेडलाइन दिख रहा होगा कि अपराध पर दावा है कि 7 महीने में क्राइम कम हुआ है। ये कहाँ की सरकार का दावा है? ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि जो अपराध हुआ है वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम 7 महीनों की बात करें, 7 महीने तो नहीं जाते हैं हम, लेकिन हम अगर इधर पिछले 2 से 3 महीनों में चले जाएं तो अपराध जो देखा गया है, अपराध की श्रेणी बढ़ती गई, अपराध बहुत होता गया है, अपराध की स्थिति बहुत ही बेकाबू है। अब आपको यकीन नहीं होगा कि जिस तरीके से बताया, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने किस हिसाब से आंकड़ा दिया है, उस पर आपसे हम चर्चा करेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। आज लेट हुआ है तो उससे खासा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम जुड़ गए हैं सीधी बात सौरभ के साथ में। तो अपराध पर दावा किया जा रहा है, तो दावा क्या है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूरे सूबे की सियासत गर्म है। वहीं सरकार अपराधों के आंकड़े जारी कर यह बताने की कोशिश कर रही है कि राज्य में अपराध काफी कमी आई है। तो ये काफी कमी आई, सरकार का दावा है कम अपराध हुआ है। क्या कहा यूपी सरकार ने? तो पीछे 7 महीनों का आंकड़ा जारी किया, सरकारी क्राइम डाटा है ये, आपको हम बता दें, जिसमें ये बताया गया है कि डकैती, लूट, हत्या और बलात्कार के मामलों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा गुंडे और माफियाओं के खिलाफ बीते साल की अपेक्षा अधिक कार्रवाई हुई है। ये सब आंकड़े दिए गए हैं। अब तक डकैती की 38 घटनाएं सामने आई हैं, जो बीते साल की अपेक्षा 44.12% कम है। इस दौरान लूट की 792 घटनाएं दर्ज की गई, जो बीते साल की अपेक्षा 42.57% कम है। इसी प्रकार हत्या के 2032 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें बीते साल की अपेक्षा 7.8% की कमी दर्ज की गई है। वहीं बलात्कार के अब तक के 1216 घटनाएं दर्ज की गई हैं, बीते साल की अपेक्षा ये आंकड़े 28.13% कम है। अब तक गुंडा एक्ट में 17,908, गैंगस्टर एक्ट में 2,346 और रासुका के तहत 112 अपराधियों को ये किया हुआ है, जो माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार का ये दावा है कि पिछले 7 महीनों में अपराध कम हुआ है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर हम 7 महीने में देखें तो इन्हीं 7 महीनों के अंदर ही विकास दुबे ने 7 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार करके फरार हो गया, फिर उसको पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर हुआ। खैर, उसके बाद में फिर खबर आई एक पत्रकार की हत्या हो गई। उसके बाद में एक और अपहरण हुआ संजीत यादव का, उसको भी अपहरण के बाद उसको पुलिस नहीं बचा पाई, उसकी भी जान चली गई। उसके बाद में गोंडा में एक अपहरण हुआ, हालांकि उसमें पुलिस को कामयाबी मिली और उसने बच्चे को बचा लिया। फिर एक अपहरण हुआ गोरखपुर में, 5 करोड़ की मांग की गई और उसमें भी पुलिस के हाथ खाली रहे और उसमें भी बच्चा मारा गया। इस हिसाब से उसके बाद में फिर लगातार घटनाएं रेप की खबरें आई। पहले गोरखपुर से आई, सीतापुर से आई, लखीमपुर से आई, हापुड़ से आई, हर जगह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई, जिसमें आरोपियों को पकड़ने में प्रशासन की ओर से पूरी जोर लगाई, लेकिन उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद में अभी ये सब मामला चल ही रहा था कि कल ही हमने आपको बताया था कि परसों की घटना है कि एक लेडी डॉक्टर की आगरा में हत्या कर दी गई और उसके बाद में एक भदोई में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसके शव को तेजाब से जला करके नदी किनारे फेंक दिया गया। तो ये मामला अभी तक की हमने आपको मोटा मोटी मामला बता दिया, जो मामले सरकारी और मीडिया के नज़र में आए, जिनकी खबरें आपके सामने चली। तो ये अपराध, इतने सारे भयावह अपराध हुए हैं, उसके बावजूद सरकार ये सिद्ध करने पे लगी हुई है, सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि अपराध कम हुआ है। ठीक है, अपराध कम हुए हैं, हो सकता है ऐसा सरकार की तरफ से दावा है और जो तथ्य दिए गए वो बात हुई है। तो
अभी आप यूपी में पिछले कुछ दिनों से एक ऐसे सनसनीखेज अपराध हुए हैं जो पुलिस और राज्य के लिए चुनौती बने हुए हैं। आगरा शहर के बाहर एक खाली प्लाट में बुधवार को एक लड़की की लाश मिली थी। शिनाख्ती पर पता चला कि मरने वाली लड़की डॉक्टर योगिता गौतम थी, जो आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के पास आउट थी। डॉक्टर योगिता गौतम का फोन मंगलवार से ही नहीं लग रहा था। घर वाले हैरान परेशान थे। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन योगिता का आता पता नहीं था। योगिता का परिवार दिल्ली में रहता है। जब बेटी का फोन नहीं लगा तो परेशान होकर वो घर वाले आगरा पहुंचे। घर वालों ने पुलिस को बताया कि उरई जालौन मेडिकल कॉलेज का मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जहां योगिता की लाश मिली उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। इसके बाद डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया। योगिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर और गले पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले महिला ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था और घर वालों का शक सही साबित हुआ और विवेक तिवारी कातिल निकला। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। उसने बताया, मैंने आपको कल ही बताया था कि उसने कबूल किया कि उसने पहले गला घोटा, उसके बाद उसने कि इससे नहीं मरेगी तो उसने चाकू निकाल करके उसके ऊपर हमला करके उसको जान से मार दिया। उसके अलावा और घटना की बात कर लेते हैं। पुलिस के दावों के बाद जो घटनाएं हुई हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि फिरोजाबाद में एक सुनार को जला दिया गया। आगरा के करीब यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक दिन पहले ही आपसी रंजिश में दुकान पर बैठे एक दुकानदार पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया। उसके पूरे शरीर में आग लग गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आगरा रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना थाना उत्तर क्षेत्र के कृष्णापाड़ा इलाके की है, जहां 40 वर्षीय सुनार राकेश शर्मा दुकान पर बैठा था। उसी समय दो युवक वहां आते हैं, उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में दोनों हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आरोपी मौके से फरार हो गए। राकेश का इलाज कराने वाले डॉक्टर राहुल का कहना है कि उसकी 100% स्किन जल चुकी है। और आगरा में ही एक घटना हुआ जहां पे बस हाईजैक का घटना आपने सुना होगा। वहीं पर 2 दिन पहले आपको आगरा से बस को अगवा करने की घटना ने पूरे प्रदेश को दहशत फैला दी। बस में 34 यात्री सवार थे। बस झांसी की तरफ जा रही थी। बताया गया कि बस को फाइनेंस करने वाली कंपनी को किस्तें नहीं मिल रही थी, इसलिए वो लोग बस को अगवा कर ले गए। यात्रियों को इटावा में सकुशल उतार दिया गया। बस भी इटावा से बरामद हो गई। बस के मालिक के रिश्तेदारों ने कहा कि कोई फाइनेंस का पैसा बकाया नहीं है, ये मामला जांच का है। पुलिस बस अगवा करने वाले आरोपियों की तलाश करती रही। गुरुवार की सुबह जब बस का अपहरण करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि थाना फतेहाबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम प्रदीप गुप्ता बताया गया। इसका नाम इस बस हाईजैक के मामले में सामने आया। घायल प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। वही इससे पहले और चल रहे थे तो भदोही के रेप के बाद नाबालिग को जला दिया। यूपी के भदोही जिले में 2 दिन पहले लापता हुई एक 17 साल की नाबालिग लड़की का शव नदी के किनारे मिला। नाबालिग लड़की के परिजनों का आरोप है कि जिस गांव के ही ईट भट्टा संचालक ने उसके साथ रेप किया, फिर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी। उधर पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में रेप और हत्या की बात सामने नहीं आई है। तो अब दोबारा जांच 5 डॉक्टरों की पैनल लड़की की मेडिकल जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अभी मामला जांच का है, मतलब ये पुलिस का दावा है जो उसके हिसाब से मामला सामने मिल रहा है। देख लीजिए, बताया जा रहा है कि जो 17 साल की नाबालिग लड़की थी वो पशु चराने के लिए गई थी और अचानक लापता हो गई और धारा 363 के तहत केस दर्ज किया गया। नाबालिग की तलाश शुरू की गई। नाबालिग का शव मिला जो झाड़ियों मिला नदी किनारे और वो पूरी तरीके से फूल चुका, जिसको तेजाब से जलाकर नदी में फेंका गया था। और इससे अब घर वाले अब इंसाफ की आस में लगे हुए हैं। वहीं उससे पहले आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या हो गई। उसका नाम सत्यमेव जयते था। प्रधान की हत्या हुई और उसका प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की आजमगढ़ जिले के बास गांव में 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार करके हत्या कर दी। कथित तौर पर एक उच्च जाति के आरोपी ने हत्या की वारदात को सरेआम अंजाम दिया था, क्योंकि पूर्व प्रधान सत्यमेव जयते ने सामाजिक न्याय की वकालत की थी। इस मामले पर सियासत ने जोर पकड़ी। कांग्रेस सपा के लोग इन सारी घटनाओं पर मुखर होकर नजर आते रहे। तो ये मोटा मोटी घटना है जो मैंने आपको बताया। और इससे पहले चले जाएं तो विकास दुबे का मामला आप लोग सभी लोग जानते हैं। पूरे देश में उस मामले को लेकर के हड़कंप मची हुई थी। तो ये लगातार अपराधों को लेकर के उत्तर प्रदेश में अपराध नजर आते रहे हैं, अपराध दिखते रहे हैं। लेकिन जो दावा है सरकार का कि 7 महीने में जुर्म कम हुए हैं, अपराध कम हुए हैं, मतलब जबरदस्ती की छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को
खाली आंकड़ों में, अगर कागजों पे ही ये बता देने से कि रामराज आ गया है, तो शायद रामराज उस वक्त ही आ जा रहा जब महात्मा गांधी ने अपने श्लोक में कहते थे, अपनी बातों में कहते कि रामराज आएगा, रामराज आएगा, तो रामराज आ जाना चाहिए था। बातों से रामराज नहीं आता है, कर्मों से रामराज आता है। फिलहाल ये सारे मोटा मोटी वो मैंने आपको मामले बताए जो अभी हाल फिलहाल में 3 से 5, 4 से 5 दिनों में मामले हुए हैं। तो 4 से 5 दिनों में जब इतनी भयावह मामले हो चुके हैं तो ये आपको बेहद चौंकाने वाला है। वहीं आपको एक और मामला बता देते हैं। आज खबर आई बलिया से खबर आई है। बलिया में वहां पर एक एसडीएम है जो लगातार जो लोगों को अगर मास्क नहीं पहन रहा है, कोई ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, तो एसडीएम साहब उसकी पुलिस फोर्स के साथ में उसकी जमकर लाठी से तुड़ाई कर देते थे, मारपीट देते थे। इसके बाद ये मामला उठा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। सोशल मीडिया में मामला बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया, जिसके बाद से कलेक्टर ने वहां के एसडीएम को, बेलथरा रोड के ये एसडीएम है, उनको सस्पेंड कर दिया। तो एसडीएम का नाम अशोक चौधरी है और ये सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करने वाले और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अचानक से अभियान शुरू किया और ऐसे एक्शन दिखे कि फरियादियों को दौड़ दौड़ कर पीटना ही शुरू कर दिया। मतलब अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपसे बात नहीं होती थी, आपसे सीधे लाठियों से बात होती थी। तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया के एसडीएम हैं जिनका नाम है अशोक चौधरी। तो इस पर कार्रवाई की गई और एसडीएम को तलाश कर दिया, लोगों की पिटाई, लोगों का ऑपरेशन। अचानक से ऐसी चीजें देखिए, कोरोना को लेकर प्रशासन को यह कहा गया कि आप लोगों को मास्क पहनाइए, लोगों को पेनाल्टी काटिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाइए, नियम न मानने वालों के ऊपर कार्रवाई कीजिए जो कानूनी कार्रवाई है। लेकिन इस तरीके का मुहिम छेड़ना, इस तरीके अभियान छेड़ना कि कोई मास्क नहीं पहनता तो उसको लाठी आने लगे। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, तो वो बेहद ही ऐसा किसी एक जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर, ऐसा पीसीएस अधिकारी के ऊपर ऐसा शोभा नहीं देता है। इस तरीके से अगर सुधार होता, अगर डंडों से सुधार होता, तो आपने जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया तो उसके बाद लगातार 3 से 4 अपहरण के मामले सामने आए, तो वो आपको सोचना चाहिए कि अपराधी को कानूनन सजा मिले, तेजी से सजा मिले, इस वजह से हो सकता है। आप मास्क ना पहनने वालों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको जेल डालिए, उनके ऊपर जो पेनाल्टी करती है, जुर्माना काटिए, उस तरीके की कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही थी एसडीएम की तरफ से, वो बेहद ही अफसोसजनक था। मतलब देखने लायक था कि उसमें पुलिस बहुत काफी ज्यादा ये पीटते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जबरदस्त बवाल चल रहा है बलिया के मामले में। बलिया के एसडीएम है, ये पूरा उनका नाम सामने आया कि ये तहसील बेलथरा तहसील है। मैंने आपको बताया बेलथरा तहसील के एसडीएम अशोक चौधरी, जो गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग की पालन न करने वाले और मास्क न पहनने वालों करके एक अचानक से अभियान शुरू कर दिया और इसके साथ वो एक्शन में दिखे और तहसील में मौजूद फरियादियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। तहसील में थे, तहसील में एसडीएम बैठते हैं, एसडीएम ने देखा कि जो मास्क नहीं पहन के आया, उन्होंने डंडा उठाया और पीटना शुरू कर दिया। इस सब वीडियो का, इन सब का किसी ने, वहीं पे मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब सोशल मीडिया पर कितनी तेजी शेयर होता है इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि गुरुवार को ही उन्होंने पीटा, वीडियो पड़ा और शुक्रवार को, मतलब कि आज उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और उनको वहां से पद से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये मामला बेहद जब सामने आया तो मुझे लगा इसे बात करना चाहिए। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं ये सरकारी अहंकार गलत है, अपराध में कोई सरकारी आंकड़े गलत है, अपराध में कोई कमी नहीं आई है, योगी सरकार अपराध रोकने में नाकाम है। बिल्कुल, अब योगी सरकार की छोड़िए, अपराध रोकने के लिए अगर प्रशासनिक अधिकारी बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी, बेलथरा रोड के जो एसडीएम है ये अशोक चौधरी, अगर प्रशासन नियम मानने के लिए, कानून मनवाने के लिए इस तरीके का एक्शन उठाएगी तो अपराधियों और प्रशासन में फर्क क्या रह जाएगा? इस तरीके से लाठियों से पीटना, हालांकि इस मामले की खबर आने के बाद में जब इस पर कार्रवाई की गई, लेकिन क्या एक पीसीएस अधिकारी को इस तरीके की शोभा देती है? क्या इसका वो कार साफ कर पाएंगे? अगर अशोक चौधरी इस बात को साफ कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या बारंबार कहने के बाद भी कोई नहीं मान रहा था? ऐसा भी हो सकता है। देखने में मामला समझिए, हो सकता है कि तुलसी तहसील में, जो बेलथरा की तहसील है, वहां पर लगातार एसडीएम की ओर से ऐसी बात कही जा रही थी कि भैया मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, लेकिन लगातार एसडीएम की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा होगा। ऐसे में उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने आपा खो दिया और उन्होंने लाठियों से बरसात कर दी। लेकिन यहां पर एक बात यह आता है कि आपको इस तरीके से कार्रवाई नहीं करना होता है। आपको अगर लग रहा था तो आप उनको हिरासत में लेते, आप उनको तहसील में एंट्री नहीं देते, तहसील के मेन गेट पर ही ऐसी कोई व्यवस्था करते कि अंदर घुसने से पहले आपको मास्क होता,
तहसील परिसर में रहने वाले लोगों की फरियादियों की जो संख्या होती है उसकी एक लिमिटेशन आप तय कर देते कि भैया एक वक्त में तहसील में 50 लोग ही रहेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं रहने चाहिए। ऐसा करने पर जो इसके पास में जो लेखपाल, जो वकील, जो भी वहां पे आपको मिलते हैं उनके पास मिलेगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के मामले होते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का काम नहीं कर सकता जब तक कि मामला बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बाहर निकल ना जाए। तो ये अपराधों को लेकर के सरकारी आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि तस्वीर पहली बार ऐसी कोई तस्वीर आई है कि बल्तरा के एसडीएम की ओर से ऐसे कई पुलिसकर्मियों की तस्वीरें आई हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क ना पहनने पर उनको लाठियों से मारने की कार्रवाई शुरू की, उनको पीटना शुरू कर दिया। ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे आती रही हैं। तो पहले तो आपको अधिकारियों को समझाना होगा, पुलिस प्रशासन को समझाना होगा कि वो नियमों का पालन कराने के लिए कड़ाई करें, ना कि किसी को पीटना शुरू कर दे, गुंडों जैसा बर्ताव शुरू कर दें। तो ये लगातार मामला सामने आ रहा है और इस पर अब कार्रवाई हो गई है। एसडीएम अशोक चौधरी को हटा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये कार्रवाई सोचिए, सोशल मीडिया की पावर होती है और इसी सोशल मीडिया की पावर को आज कंगना रनौत ने भी पहली बार ट्विटर पर आई, उन्होंने माना कि सोशल मीडिया की पावर बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेरा एक बात आप लोगों से कहना है कि सोशल मीडिया दोनों तरीके से इस्तेमाल होती है, एक तो अच्छे कामों के लिए, एक तो बुरे कामों के लिए। लेकिन देखा गया हाल फिलहाल के दिनों में कि बुरे कामों के लिए बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया इस्तेमाल होती है, जैसे धार्मिक उन्माद फैलाना, ऐसी सुरता फैलाना या ऐसी बातों को लेकर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा बिना खबरों की परख किए हुए, बिना खबरों को जाने हुए कि उसमें सच्चाई कितनी, हकीकत क्या है, उसके बगैर ही लोग उस पर अपना अमल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा अपील इस बात को लेकर के है कि सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए उपयोग कीजिए। जैसे कि ये मामला था, ये मामला अगर सोशल मीडिया से नहीं उठता, शायद कोई बड़ा चांस को नहीं उठाता और शायद इस पर कार्रवाई होते होते काफी दिन लग जाता। तो ये बेहद ही अच्छा, मुझे याद आता है ऐसे ही कुछ मामले देखने को मिले थे बहुत साल पहले की मैं बताऊं, जब मैं काफी तकरीबन हाई स्कूल या इंटर क्लास में था। उस वक्त में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील में एक थाना अधिकारी आए हुए थे। तो थाना अधिकारी का क्या था, थाना अधिकारी को यह लगा कि अब प्रशासन को मानवाना है, तो उन्होंने अपने पूरे फोर्स के साथ निकलते थे और तमाम सब्जी ठेले वालों को पीटते थे, उनके ठेले पर देते थे, उनको पीट देते थे। नाम उनका बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं, लेकिन आरएफ सिंह शायद उनका नाम था, थाना अधिकारी। और वो इस तरीके से कार्रवाई करते, मतलब सब्जी वालों को पीट देना, कोई रास्ते में इस तरीके से नियमों को तोड़ता है उसको तुरंत मारने लगना, इस तरह की कार्रवाई करते। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक पे जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, अगर वो ऐसे काम करेंगे तो उनके जूनियर उससे क्या समझेंगे। क्या नीट की परीक्षा टाल दी जाएगी? राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं नीट की परीक्षा को लेकर के मैं आपको ताजा अपडेट अभी दे दूं। अभी हाल फिलहाल में ये खबर सामने आई है कि हो सकता है कि नीट की परीक्षाओं को लेकर के फैसला, कोई अंतिम फैसला अभी और आना बाकी है। अभी पेपर होगा, यही अंतिम फैसला है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए जेई अभी तुरंत एनटीए ने जो बात कही है कि जेई मेन एग्जाम टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 6 सितंबर एंड नीट यूजी ऑन 13 सितंबर। ये एनटीए ने अभी 10-15 मिनट पहले ही उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये बताया है कि जेई मेंस का एग्जाम 1 से 6 सितंबर और नीट का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि इसको टलने की कोई संभावना नहीं है, ये इन्होंने फिक्स कर दिया। अभी 10 मिनट पहले का ये एनटीए की ओर से ये बात जारी की गई है। तो मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, आप तनाव ना लीजिए, आप परीक्षा देने के लिए निकलिए। कोरोना से मैंने आपको कल ही बताया था, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आप लोग युवा हैं, अगर आप लोग वहां निकलते हैं, आप लोग आराम से निकलिए, परीक्षा देने के निकलिए। आपको कोई समस्याएं आती हैं, आप उसको एनटीए के साथ में उसको ट्वीट कीजिए, उनसे बात कीजिए और इसमें नंबर दी जाती है, आप हेल्पलाइन नंबर पर आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और अगर लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप अपनी बात को हमसे भी बात कर सकते हैं, हमसे भी शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एनटीए के अधिकारियों से इसको बात किया जाए और आपको पेपर दिलाने के लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए। अगर आप किसी सुदूर गांव में रहते हैं जहां से आपको आने जाने में समस्या हो सकती है, तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हमसे ही बात कर सकते हैं। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी परीक्षा छूटने ना पाए ऐसे कोरोना पैंडेमिक में भी, क्योंकि कोरोना वायरस इस तरीके से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत हो जाएगा और तुरंत आपको नुकसान लग जाएगा। आप इससे बच भी सकते हैं और इससे बचने का तरीका वही है, आपको एसएमएस का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। बाकी परीक्षा केंद्रों पर और सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रों पर जो बताया जा रहा है
वो व्यवस्था कैसे की गई है। अब सरकार का दावा है, सरकार कराने वाली परीक्षा है, एनटीए करवाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को करा रही है और उसका दावा है कि वो पूरे नियमों को पालन करेगी। तो अब आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग सरकार पर भरोसा करके पेपर देने जाइए। अगर उसके बाद भी कोई बात बनती है, बिगड़ती है, तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उस पर आगे बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर जैसे कहा जा रहा है कि पेपर ना करवाया जाए, कोरोना जब तक चलता है, वैक्सीन जब तक आती है तब तक ना करवाया जाए, लेकिन ये बात सही नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक पेपर अगर टालते जाएंगे तो क्या इस साल पेपर नहीं होगा? इस साल करने वाले लोगों का पेपर टल जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर भी पेपर होगा, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट जिनका आखिरी साल होगा या उनकी एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उनके लिए मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए ऐसी बात कही जा रही है और सरकार की ओर से पेपर कराने का उम्मीद जताई गई और हम जानते हैं कि आप लोग सरकार की मदद करेंगे और बाकायदा पूरे ध्यान से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बाद में उसके अंदर की जिम्मेदारी सरकार की है, परीक्षा केंद्र की है। वो आपको जिम्मेदारी से सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी तरीके से सैनिटाइज करके आपका पेपर लेंगे। उसके बाद वहां से निकलिए तो अपने घर जब जाइए तो उसका ही पूरा बाकायदा ध्यान रखिए। और जहां तक बात रही कि कहीं बाढ़ आए हुए हैं, कहीं कई चीजें हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। अभी आपके पास में आप मान लीजिए कि समय अभी कुल मिलाकर के 10 दिन का समय जेईई मेंस के लिए है, तो 10 दिन के लिए आप लोग अभी से कोई व्यवस्था कर लीजिए। अगर समस्याएं ज्यादा हैं तो आपने आसपास के जिला अधिकारी से बात कीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों से बात कीजिए, वो आपकी व्यवस्था करेंगे, आपको वहां से निकाल करके आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो निभाएंगे। तो आप लोग इस पर बात कीजिए, अपने जिला अधिकारियों से, अपने जिले के अधिकारी से बात कीजिए और उससे आपको पेपर देने का सामान्य प्रशस्ति हो जाएगा। अब कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक खबर को लेकर के कि मुहर्रम का चांद दिख गया है और शिया धर्मगुरु मोहम्मद मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि अगर पुलिस ने ताजिया निकालने से मना किया तो वो गिरफ्तारी देंगे। तो अब कल्बे जावेद का आरोप है कि मुहर्रम जुलूस में पुलिस ताजिया ले जाने की इजाजत नहीं दे रही है और ना ही सामान बेचने की परमिशन दे रही है। ये बेहद गलत बात है। मैं कल्बे जावेद माफ कीजिएगा, मैं जो शिया धर्म गुरु हैं उनके बातों को लेकर मैं कहना चाहूंगा पुलिस की ओर से इजाजत दिया जाएगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी देनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग और वहां पर भीड़ बहुत इकट्ठा नहीं होगी। क्या आप शांति के साथ में ताजिया को निकालें और उसको ले जाके करबला में आप जहां पे रखते हैं वहां ले जाएं। जिस तरीके से जुलूस निकलती है, जिस तरीके से उसमें बहुत ज्यादा चीजें की जाती हैं, मतलब बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, उस तरीके से ना हो। तो लखनऊ शिया और सुन्नी मरकजी चांद कमेटी ने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को मुहर्रम का चांद दिख गया है, इसलिए 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी, जबकि 30 अगस्त को यौम आशुरा होगा। मौलाना खालिद रशीद और मौलाना सैफ अब्बास ने इस बात का ऐलान किया है कि वहीं लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने मुहर्रम और के 20 ताजिया को घर न ले जाने की इजाजत देने से पुलिस की नाराजगी जाहिर की और साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को ज्ञापन सौंपकर ताजिया ले जाने की इजाजत मांगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है तो अपनी गिरफ्तारी देंगे। कल्बे जावेद का आरोप है कि मुहर्रम जुलूस में पुलिस ताजिया ले जाने की इजाजत नहीं दे रही है और न ही सामान बेचने की परमिशन दी जा रही है। तो इस तरीके की बात की जा रही है, देखते हैं अभी क्या होता है। अब आज ताजिया का जुलूस निकला है, मतलब 21 से गमी महीने की शुरुआत होगा और 29 या 30 तारीख को मुहर्रम की ताजिया निकाली जाएगी। उस दौरान क्या होता है उस पर बात करेंगे। दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ रात 8 बजे और सीधी बात सरों के साथ में और अहम मुद्दे बात हुई। तब तक के लिए आपको कोरोना सुरक्षित रहना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है, अपनों को सुरक्षित रखना है और देखते रहना है सीधी बात सौरभ साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।